अस्सलाम वालेकुम डियर रिसर्चर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने रिसर्च पेपर में एनालिसिस, डिस्कशन और कंक्लूजन का पोर्शन कैसे लिखेंगे। और ये टॉपिक हमारे रिलेटेड है सोशल साइंस के रिसर्च में, जिसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे प्राइमरी डाटा पे कि हमने सर्वे से थ्रू डाटा कलेक्ट किया है और अब हम उसका एनालिसिस, डिस्कशन और कंक्लूजन सेक्शन जो है उसको कैसे कंपाइल कर सकते हैं। ये वो टेम्पलेट है जिसको हम यूज़ करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए कि हम किस तरीके से अपना एनालिसिस और रिजल्ट्स और डिस्कशन और कंक्लूजन पोर्शन जो है उसका राइट अप करेंगे। इससे पहले जब हमने रिसर्च प्रपोजल पे डिस्कशन की थी, जिसमें हमने कहा था कि हमने एक फ्रेमवर्क पूरा कंपाइल किया। ऑब्वियसली दिस इज अ सैम्पल फ्रेमवर्क जिसमें आईवीज, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स हैं। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी, हमारे जो प्रपोजल था उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी भी थी, जिसमें ऑब्वियसली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम सर्वे से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं विद येलो कलर, जो प्रपोजल में तो नहीं होते लेकिन आपके फाइनल जो पेपर होता है, रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके अंदर ये होते हैं। ठीक है, तो ये देखें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे जो वेरिएबल्स थे हमने वो कहाँ से अडॉप्ट किए या अडेप्ट किए, वो वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का हमने मेंशन किया। लेकिन जब हम प्रपोजल लिख रहे थे तो हमने क्रॉनबेक अल्फा वैल्यूज या रिलायबिलिटी वैल्यूज जो है वो मेंशन नहीं की थी। लेकिन वंस आपका डाटा कलेक्ट हो जाता है, आप एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप अपने मेथडोलॉजी में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट है वहीं पे क्रॉनबेक अल्फा वैल्यूज जो है वो रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो इस तरह जैसे हाईलाइटेड ब्लू येलो में आपको नजर आ रहा है, वो इस तरह रिपोर्ट की जाती हैं। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स का सेक्शन, ये भी प्रपोजल में नहीं था लेकिन बाद में जब आप अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और आपके पास टोटल पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि आपके पार्टिसिपेंट्स की फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी ये आपके डेमोग्राफिक्स यहाँ पे आ जाती हैं। ये आप लिख के भी करते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल कितने परसेंट फीमेल हैं, कितने परसेंट मैरिड, अनमैरिड हैं, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, वो आप लिख के भी कर देते हैं और फिर समराइज कर देते हैं ना टेबुलर फॉर्म। ये दो किस्म के टेबल्स के आपके पास सैंपल है। वन इज एपीएस स्टाइल। एपीएस स्टाइल में हमेशा टेबल जो है वो इट्स लाइक उसके अंदर एक लाइन ऊपर होती है और एक लाइन जो है वो नीचे होती है। ये इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर दूं, तो दिस इज एन एपीएस स्टाइल। अच्छा, और सिंपल अगर टेबल स्टाइल है जैसे रिसर्च थीसिस वगैरह में होता है, तो वो आप इस तरीके से उसको यहाँ पे समराइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जेंडर है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी परसेंटेज, उसके बाद जो डिफरेंट आपके डेमोग्राफ, और ये डेमोग्राफिक्स हर प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें स्मार्टफोन हमने पूछा है कि किसी के पास है स्मार्टफोन या किसी के पास नहीं है स्मार्टफोन, या वो एलएमएस के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, ये इस किस्म के हमने डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो किस किस सेगमेंट में लाए करते हैं। अच्छा, आगे चला जाए तो हमारा डाटा एनालिसिस स्ट्रेटजी आ जाती है। डाटा एनालिसिस स्ट्रेटजी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम बताएं कि हम किस तरीके से अपना एनालिसिस जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च पेपर, जिसमें हम ये लिख सकते हैं, लिखना चाहिए हमें कि हम किस तरीके से अपना एनालिसिस करने चाह रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल दी हुई है, जैसे अगर आपने अनोवा रन किया है, अनोवा के बारे में बताएं, आपने डिस्क्रिप्टिव किया है वो बताएं, आपने कौन से आपने टी टेस्ट किया है वो बताएं, अगर आपने रिग्रेशन की है वो बताएं, अगर आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया उसके बारे में मेंशन करें, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं। देन कम द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, रिसर्च फाइंडिंग्स में सबसे पहले आपके जो स्टडी के वेरिएबल्स होते हैं, आप उनके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में ये होता है कि आप ये बताते हैं कि आपके जो फाइनल जो आपने वेरिएबल्स जनरेट किए थे, उनका मीन, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे, फिर उसके बाद आप उनका कोरिलेशन टेबल जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें कि ये जो कोरिलेशन टेबल है, ये मीन्स के, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हैं, ये हमारे स्टडी वेरिएबल्स हैं। और ये वेरिएबल्स हमने जनरेट कैसे किए, ये हमने इनके रिलायबिलिटी एनालिसिस करने के बाद ये वेरिएबल्स जनरेट किए। अच्छा, और यहाँ पे मैं रिग्रेशन बेस्ड रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग या कोई और टेक्निक अप्लाई की हुई है, तो उसमें भी थोड़ी सी ये चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल हम थोड़े से डिस्क्रिप्टिव जो है वो प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैट्स, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे रिग्रेशन की एग्जांपल दी हुई है, तो ये रिग्रेशन बेस्ड है, जिसमें आप आर स्क्वायर की वैल्यूज़, बीटा की वैल्यूज़, पी वैल्यूज़, एफ वैल्यूज़, वो चीज़ें प्रेजेंट करते हैं और उनको फिर लिख के भी यहाँ पे बताते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे रिग्रेशन में देखें तो ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है,
उसकी बीटा वैल्यू है, उसकी आर स्क्वायर वैल्यू है, उसकी पी वैल्यू है। फिर मैंने ये बताया कि हमारे पास किस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर ये किस तरह अफेक्ट हो रहा है, ये हमने लिख के बताया। रिग्रेशन रिजल्ट्स आर इंडिकेटिंग दैट फियर ऑफ टेररिज्म इज हैविंग अ सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, वैल्यू ऑफ एडजस्टेड आर स्क्वायर डिपिक्ट्स अ मॉडल इज अ गुड फिट। Hence, the hypothesis that fear of terrorism is possibly related to depression is accepted in our study. तो हम रिजल्ट्स में बेसिकली जो हमने एनालिसिस किया होता है अपने स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसको प्रेजेंट करते हैं और वहां पे हम ये बताते हैं कि हमारे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। देन कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन में आप ये चीज डिस्कस करते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स मीट हुए हैं जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या हमारे पास वो रिजल्ट आए हैं। ठीक है, अब आप जब डिस्कशन लिखते हैं आप ऑब्वियसली अपने लिटरेचर रिव्यू में ऑलरेडी बहुत डेप्थ में बता चुके होते हैं कि आपकी स्टडी जो है उसके क्या हाइपोथेसिस हैं और वो कैसे जनरेट हुए। उससे पहले हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा हद तक ये बता चुके होते हैं कि हमारी स्टडी का पर्पस क्या था। डिस्कशन में हम ये बता रहे होते हैं कि क्या हमारे जो रिजल्ट्स जो हमने एक्सपेक्ट किए थे क्या वो सिग्निफिकेंट आए हैं। ठीक है, अगर वो सिग्निफिकेंट आए हैं तो ठीक है, हम उसको एक दफ़ा दोबारा मेंशन करते हैं कि प्रीवियस रिसर्च और थ्योरी के हिसाब से हमारे वाले रिजल्ट सिग्निफिकेंट आए हैं। दूसरा ये है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे रिजल्ट्स ना हो। क्या हमारे पास उसकी कोई पॉसिबल रीजन हो सकती है? क्या हम लिटरेचर में से कोई ऐसा और रिसर्च रेफरेंस लेके आ सकते हैं कि जो उस चीज को भी जस्टिफाई करे? क्या कोई और पॉसिबल ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन या आर्ग्यूमेंट हम प्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं आए, ये भी एक रीजन हो सकती है। फिर हम कह सकते हैं कि हमें कोई और स्टडी मिली जिसमें वाकई रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं थे, तो हमारी स्टडी सिर्फ अकेली नहीं है जिसमें इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट्स या फिर हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट ना हुआ। उसके साथ साथ फिर हम अपनी जो हमारी डिस्कशन का पोर्शन है उसमें ये भी होता है कि हमारे इम्प्लीकेशंस क्या है, मतलब क्या हमारे फायदे हैं इस रिजल्ट्स के, किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और थ्योरी में हम किस तरह एडिशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट्स का रेलिवेंस क्या है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। आप देखें तो 4 मेन चीज़ें होती हैं जिनको हम डिस्कशन या डिस्कशन से हट के पार्ट बना सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंटरप्रिटेशन। रिजल्ट्स का मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जांपल हम किसी दो रिलेशनशिप्स हैं, किसी एक की बीटा वैल्यू ज़्यादा है या किसी एक की एफ वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट ये ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहा है आई वी डी वी के ऊपर। और किसी में वीक है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है रिलेशनशिप तो है सिग्निफिकेंट लेकिन ये वीक रिलेशनशिप है। ठीक है, देन इम्प्लीकेशन, व्हाई डू द रिजल्ट्स मैटर, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हमारा ये आईवी-डीवी का रिलेशनशिप या मीडिएटर या मॉडरेटर जो है वो प्रैक्टिकली हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस के लिए, या फिर थ्योरी में हम किस तरीके से एक एडिशन कर रहे हैं जिसके बेस के ऊपर दूसरे लोग फर्दर हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। फिर हम अपनी लिमिटेशंस भी यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स किस तरीके से वो चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिले, या हमारा जो डाटा कलेक्शन थी वो उतनी प्रॉपर नहीं थी, उसके अंदर फ्लॉज थे, हमारे रिसर्च डिज़ाइन के अंदर फ्लॉज थे। फॉर इंस्टेंस लिमिटेशंस में ये हो सकता है कि हम जैसे कहें कि हमारा डाटा कलेक्शन जो है वो कोरिलेशनल था, वन पॉइंट इन टाइम था। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल था, वन पॉइंट इन टाइम था, जिसकी वजह से हम कॉजेलिटी जो है वो क्लेम नहीं कर सकते। दिस इज ओनली अ कोरिलेशनल रिसर्च। लिमिटेशंस हमारे सैंपल में भी हो सकते हैं कि इट वाज समहाउ अ बायस सैंपल, क्योंकि हम रैंडम सैम्पलिंग हमने नहीं की और हमने कन्वीनियंट सैम्पलिंग या कोई और उसकी वेरिएशन जो है उसको यूज़ किया है। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। हमारे रिसर्च डिज़ाइन में और भी फ्लॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ दिस रिसर्च, जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं कि व्हाट प्रैक्टिकल एक्शंस और साइंटिफिक स्टडीज शुड फॉलो। ठीक है, जिसमें आप ये बात करते हैं कि आपके जो ये रिजल्ट्स आए हैं इसको आप किस तरीके से फॉर एग्जांपल जैसे हमने इम्प्लीकेशंस में भी बात की, यहाँ पे हम थोड़ी पॉलिसी की बात कर रहे होते हैं रिकमेंडेशंस में, हम किस तरह पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, किस तरह जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने रिसर्च की है वो कैसे अपनी पॉलिसी का पार्ट, या गवर्नमेंट कैसे अपनी पॉलिसीज का इसको पार्ट कर सकती है। या फिर हम रिकमेंडेशन में ये भी लिखते हैं कि किस तरीके से जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं वो हमारी इस रिसर्च को यूज़ करते हुए हमारी इसकी लिमिटेशंस या इसकी जो प्लस पॉइंट्स इसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं उनको यूज़ करते हुए ये फर्दर रिसर्च जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। तो टाइम ये होता है कि हमारा जो डिस्कशन का सेक्शन है उसके अंदर इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन समटाइम्स हम इम्प्लीकेशंस और लिमिटेशंस के लिए अलहदा से एक हेडिंग बना देते हैं। ठीक है,
और फाइनल में हमारे कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन इज बेसिकली, इसके अंदर रेफरेंसेस नहीं होते, ये बात ज़हन में ज़रूर रहे कि जो हमारा डिस्कशन का पोर्शन है उसके अंदर भी रेफरेंसेस होते हैं, जैसे हमने लिटरेचर रिव्यू में ऐड किए थे, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ को बताना कि हमारे रिजल्ट्स अगर तो एज एक्सपेक्टेड आए हैं तो वो कौन सी स्टडीज थी जिसको हमने रेफर किया था इस हाइपोथेसिस को जनरेट करने के लिए, और अगर हमारे रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड नहीं आए तो कौन सी ऐसी स्टडीज हैं जिनको हम साइट कर सकते हैं टू सपोर्ट आवर इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट्स एज वेल। अच्छा, कंक्लूजन में बेसिकली रेफरेंसेस नहीं होते, हम एक तरह से जैसे आप अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एक समरी होती है, तो ये भी बिल्कुल एक समरी होती है जिसमें आप अपने रिसर्च टॉपिक को दोबारा स्टेट करते हैं, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दोबारा से एक मेंशन करते हैं, अपने मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं, अपने रिजल्ट्स जो आए हैं, जो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आए हैं उनको हाईलाइट करते हैं, और एक दो लाइनें अपनी थॉट्स की यहाँ पे मेंशन करके आप इसको रैप अप कर देते हैं।